बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि हर बदलते लम्हे के साथ ना सिर्फ ट्रंप की स्टेटमेंट्स बदल रही हैं बल्कि ग्राउंड के ऊपर हालात भी बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। और इस 8वें दिन में हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें ईरान के लिए इंतहाई मस्बत होकर सामने आ रही हैं। जो मैं सूरत हाल आपको इस व्लॉग में बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्त ईरान अमेरिका की कैसे फैंटी लगा रहा है और सूरत हाल कैसे बदल रही है। सबसे पहले तो आपको पता है कि मुआशी तौर पर अगर $1 ईरान खर्च कर रहा है तो $28 इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी खर्च कर रहे हैं, ख़ासतौर पे इसराइल। आपने गल्फ़ ममालिक को अभी इस मामले के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी नहीं समझना। अच्छा, इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें इतनी तेज़ी के साथ बदल रही हैं कि ट्रंप ने पहले ये कहा था कि ये जंग 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर उसने ये कहा कि ये जंग 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। फिर हमने ये देखा कि अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि 2 हफ्तों से ज़्यादा इस जंग को लग सकते हैं और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि दिस कुड बी अ फॉर एवर वार, यानी कि ये जंग मुझे नहीं पता कि कब ख़त्म होगी, ये हमेशा कायम रह सकती है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पहले मसला था न्यूक्लियर का, फिर हुआ बैलिस्टिक मिसाइल का, फिर हुआ प्रॉक्सीज का, फिर हुआ रजीम चेंज का, यहाँ तक कि खामनाई इस दुनिया से चले गए। लेकिन अब इस मामले को मजहबी मामला बनाया जा रहा है। ट्रंप दुआएं ले रहे हैं वहाँ पे पादरियों को बुला बुला के। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बात अगर आप इसको मजहबी जंग पे लेके आएंगे तो फिर आप ईरान के लिए हमायत का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल देंगे जो कि पूरी दुनिया को इस लपेट में ले सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक बादशाह को रिप्लेस करना, किसी डेमोक्रेसी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्लेस करना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ईरान के अंदर जो मजहबी उल्मा की हुकूमत है, ये लोग सदियों से एक फिक्के की हिफाजत करने वाले लोग हैं और ये आपको बता दूं कि ये बड़ी दूर तक जाएंगे और इन्होंने अपना निज़ाम भी इसी तरह बनाया है कि किसी एक शख्स के जाने से ये निज़ाम ना सिर्फ डिस्टर्ब हो, ना ही ये जंग के अंदर डिस्टर्ब हो, बल्कि ये एक ऑटो पायलट के ऊपर चलता रहे। और हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की सुपर पावर के सामने वो अपना पूरा जोर लगा चुकी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 50,000 फौजी, 200 जंगी जहाज़, लेकिन अभी तक ईरान अपनी जगह पे थमा हुआ है। ना सिर्फ वहाँ पे डटा हुआ है बल्कि जो तबाहियाँ मचा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपको पता है कि ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल मारा है, उसका बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये खैबर शिकन क्या है? ये लेटेस्ट तरीन मिसाइल है। इसका वज़न आपको मैं बता दूं कि तकरीबन इसमें जो बारूद है वो 12 मन बारूद होता है, 500 केजी, और इसका जो टोटल वज़न है वो 30 टन वज़नी है। इसकी स्पीड मैक 8 से लेके मैक 16 तक, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 16 गुना ज़्यादा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन असल जो चीज़ इसकी है वो ये है कि ये MARV है, यानी मैनोवरेबल री एंट्री व्हीकल है। और जब ये आके टारगेट के पास जाता है तो इसका आगे से ढक्कन खुलता है और इसके अंदर से 8 से 16 मिसाइल निकलते हैं और वो अलग अलग जाके जगहों को निशाना बनाते हैं और साथ में नेविगेशन सिस्टम भी उनके अंदर अलग से नस्ब होता है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि फतेह 2 मिसाइल भी ईरान ने लॉन्च कर दिया है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। और अभी तक अमेरिका के पास, क्या पूरी दुनिया में किसी के पास भी कोई भी ऐसा दिफाई निज़ाम नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह कर सके। तो चीजें बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं। ईरान ने अपना सारा स्क्रैप, आपको बता दूं कि ईरान 1984 से मिसाइल बना रहा है, उसने अपने तमाम तर पुराने हथियार इस्तेमाल कर लिए हैं और वो पुराने हथियार इस्तेमाल करने के बाद अब नए हथियार मैदान में आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अमेरिका के पास जो दिफाई निज़ाम के इंटरसेप्टर्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि जब नई वेव आएगी मिसाइलों की तो उसको कैसे रोका जाएगा। अब हमने ये देखा कि बहरीन का $1 बिलियन का जो रडार है उड़ा दिया गया। अमेरिका की 5th फ्लीट का वो वहाँ पे हेडक्वार्टर था। इसके साथ ही दुबई के अंदर ड्रोन्स ने एम्बेसीज के अंदर जो किया, जो सऊदी अरब के अंदर एम्बेसीज के अंदर जो किया गया, और जो USS अब्राहम लिंकन के साथ किया गया, इसका आप बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि अमेरिका की ताकत का मरकज़
$20 बिलियन का यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, 4,500 फौजी उसके अंदर सवार, 60 F-35 उसके ऊपर डॉक हुए हुए हैं। और हम ये देखते हैं कि ईरानी मिसाइल जो ड्रोन है वो जाके उसको टारगेट करता है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब ये यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो महफूज है, उसको कुछ नहीं हुआ। ईरान अलग से दावे कर रहा है, लेकिन 340 किलोमीटर दूर भाग के उसने सांस लिया और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ईरान की जो समंदरी हदूद क्या वो इंटरनेशनल वाटर में भी बहरा हिंद के अंदर बहुत पीछे चला गया है कि कहीं उसको तबाह ना कर दिया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ ही जो ईरान के पुराने स्टॉक्स के बदले में अमेरिका के नए स्टॉक्स खर्च हो रहे हैं। बेशक अमेरिका ने जापान से और दीगर ममालिक से वो तमाम पुराना स्टॉक उठाया था इस जंग से पहले उसको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे $1 ईरान का खर्च हो रहा है तो $28 अमेरिका के खर्च हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कतर के अंदर, यूएई के अंदर जो अमेरिका के लेटेस्ट तरीन डिफेंस सिस्टम थे थर्ड, उनको तबाह कर दिया गया है और ये $1 बिलियन के ये डिफेंस सिस्टम है। इसके साथ ही ईरान अपनी अकल से मार रहा है, यानी कि उन्होंने रनवे के ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर पेंट कर दिए। और जब ऊपर से ईरान ने, इसराइल ने और अमेरिका ने अपने महंगे तरीन हथियार फेंके उनको तबाह करने के लिए, तो पता चला ये तो ज़मीन के अंदर गड्ढे हो गए, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ये तो पेंट हुआ था। तो इस तरह अपने दिमाग से उनकी मुआशी तौर पे कमर की हड्डी तोड़ रहा है अमेरिका की। और अगर ये जंग ज़्यादा देर जारी रही तो हड्डी के साथ पसली भी टूटने के बहुत ज़्यादा अमकान है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह नहीं किया गया ईरान की तरफ से, और उन्होंने एक ड्रोन भेजा वहां पे और उन्होंने बता दिया कि ये अदर वे भी हो सकता था, लेकिन हम तुम्हारी तरह इतने बेशर्म नहीं हैं कि तुमने 2000 किलोमीटर दूर वो जहाज जो कि भारत का मेहमान था उसे वहां पे तुमने ना नजर आने वाली आबदोज से तबाह कर दिया, और उसके बाद फिर वहां पे जो मला थे या जो वहां पे अमला था उसको भी बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये जंगी असूलों के मुताबिक है कि वहां पे उनको आप कैदी बना के रख सकते हैं, लेकिन आपने इखलाक की तमाम तर हदें अबूर कर दी हैं। अगर यहाँ पे फतेह 2 मारा जाता एयरक्राफ्ट कैरियर को या खैबर शिकन मारा जाता तो आपके सामने रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होना था। अब हम ये देख रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ज़्यादा अमेरिका को नुकसान होने जा रहा है, और ये नुकसान इस तरह होगा कि कतर, यूएई और सऊदी अरब की तरफ से इशारे आ रहे हैं कि जो ट्रंप के दौरे पे $2000 बिलियन के आपने इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे अमेरिका के अंदर, ना सिर्फ वो रुकने जा रही है बल्कि जो ऑलरेडी 5-6 हज़ार बिलियन डॉलर वहां पे अरबों का इन्वेस्ट है उसे भी निकालने की बातें की जा रही हैं। और उसके लिए ये बताया जा रहा है कि जनाब हमारे पास तो यहाँ पे कुछ बिक नहीं रहा, इकोनॉमी हमारी बैठ गई है, बहुत ज़्यादा अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, तो हमें अपना मुल्क चलाने के लिए इन डॉलरों की ज़रूरत है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ से बड़ी बड़ी छोड़ी जा रही हैं कि गैर मशरूत माफ़ी मांग लो, फलां कर लो, ढिमका कर लो, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूँ कि जो फतेह 2 मिसाइल ईरान की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है ये 18,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है, और अभी तक कोई भी दिफाई निज़ाम ऐसा नहीं है जो कि इसको रोक सके। मैक 5 से मैक 20 के दरमियान इसकी स्पीड है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस ऑफिस है वजारत दफा की बिल्डिंग के अंदर तल अबीब में, उस तक को ईरान ने तबाह कर दिया है। लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से। कभी यूएई के एयरपोर्ट पे हमला किया जा रहा है, कभी सऊदी अरब की रिफाइनरी पे हमला किया जा रहा है, कभी साइप्रस के अंदर हमला किया जा रहा है, कभी आज़रबाईजान पे हमला किया जा रहा है, कभी तुर्की की तरफ मिसाइल जा रहे हैं। तो असल मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी तरह दीगर ममालिक को इस जंग में धकेल दिया जाए ताकि ये शिकस्त सिर्फ और सिर्फ इसराइल और अमेरिका की शिकस्त ना रहे। लेकिन अभी तक उनको इस हवाले से कोई भी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई, और अब ये इसको मजहबी जंग बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनको बहुत ही नुकसान होने जा रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक CIA, BBC, CNN में भी ये डिस्कस होना शुरू हो गया सोर्सेज के हवाले से कि रूस जो है वो कंप्रीहेंसिवली
सपोर्ट कर रहा है ईरान को। तमाम तर जो जंगी जहाज़ हैं, अमेरिकी वारशिप्स हैं, फ़ौजी अड्डे हैं, ख़लीज में मौजूद अमेरिकी तनसीबात हैं, उन सब को की इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है और उसके बाद ईरान उनको तबाह कर रहा है। और ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। और इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि रूस अपनी मिलिट्री सेटेलाइट से, स्पेस रिकॉन्सेंस सिस्टम से और सिग्नल इंटेलिजेंस से हर तरह की मालूमात फराहम कर रहा है। और इसके ऊपर शक किया जा रहा है कि रूस जो है वो बदला ले रहा है और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के हवाले से तमाम तरह इंफॉर्मेशन ईरान को फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, ओवर द हॉरिजन रडार सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, ये सब वो सिस्टम हैं जो फौज को कंट्रोल और मालूमात फराहम करते हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। और जहाँ तक कि हमने ये देखा कि रियाद में अमेरिकी सफारत खाने के अंदर एक CIA का स्टेशन था, ड्रोन वहाँ भी पहुँच गया। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि ईरान को इंटेलिजेंस की सतह पे मालूमात फराहम की जा रही हैं और इसको एक कंप्रीहेंसिव एफर्ट समझा जा रहा है रूस की तरफ से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास तो ये सहूलियात मौजूद ही नहीं है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि शक क्यों पड़ा। शक इसलिए पड़ा कि माहिरीन के मुताबिक ईरान के पास इन हमलों का अहदाफ का इंतखाब और इतना ज़्यादा एक्यूरेसी मिज़ाइल दिफाई निज़ाम को अबूर करके अमेरिका और इसराइल के अपने अहदाफ पर पहुंचना, ये बैक वक्त एक ही यानी कि कई स्टेशंस के ऊपर हमले कर देना, ये आम बात नहीं है। और इस हवाले से अब लगता ही है कि मशरिक़ वस्ता बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी की जगह बन गई है। और प्रॉक्सीज तो आपको पता है कि फिर बड़े लंबे अरसे तक चलती हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे, क्योंकि ये पाकिस्तान के हमसाये में ये जंग हो रही है और ये उम्मत मुस्लिमा के दिल के ऊपर ये जंग हो रही है। तो मेरे ख़्याल से नुकसान ज़्यादा मुसलमानों का ही होगा और इस जंग ये जितनी जल्दी रुक जाए उतना ही बेहतर है। लेकिन ईरान की शिकस्त के सर पे तो कोई भी इस वक्त ना ही ईरानी चाहते कि ये जंग रुके, और अब लग ये रहा है कि ये जंग जो है किसी न किसी का, किसी सुपर पावर का जो है ये तख्ता पलटने के बाद ही रुकेगी। इस वाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।